ऑलराइट, सो पार्ट वन में वी हैव रिटन वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, बी पे। सो बेसिकली काइनेमैटिक्स का क्वेश्चन है। द रीजन वाई मैं खुद से करवा रहा हूँ ताकि मैं इसके बारे में एक दो और बातें भी बताया करूँ आपको, वरना तो आप मार्किंग की से चेक कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन वाई वी आर डूइंग ऑल क्वेश्चन, बिकॉज आई विल ट्राई टू कीप टेलिंग यू अ बिट some of the things related to the question that could also have been asked। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं इसका ग्राफ समझने की कोशिश करूं तो एक बॉडी है, वो 0 सेकेंड्स पे स्टार्ट की उसने जर्नी विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ दिस, जस्ट की इनिशियल स्पीड, और फिर वो एक्सेलरेट करती गई। नाउ दिस इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वी ऑल नो दैट, बिकॉज स्पीड टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, मैंने बोला था जब भी कोई ग्राफ हो उसका कोने पे ग्रेडियंट लिख लिया करो, क्या रिप्रेजेंट करता है। इसका ग्रेडियंट एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता है, और क्योंकि ये वाली लाइन कांस्टेंट ग्रेडियंट है तो ये एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगा। ये जीरो ग्रेडियंट है तो जीरो एक्सेलरेशन, मतलब कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या इस पॉइंट पे जिसको मैंने ग्रीन से क्रॉस लगाया है, यानी कि एट 8 सेकेंड्स, हैज द कार टेकन अ यू टर्न और हैज द कार अप्लाइड ब्रेक्स? दैट्स माय क्वेश्चन, बताएं। Who can answer this? At 8 seconds, when the velocity graph is coming down, Sir, your turn, I guess. just a second. Buchra, your answer is that in the formula for work, if you see formula for work, it's force into displacement. क्योंकि force भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो बिल्कुल जैसे नेगेटिव और नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव होता है, इसी तरह वेक्टर और वेक्टर का आंसर स्केलर होता है। ठीक है, ये टेक्निक है याद रखने की बस। और दूसरा ये है कि वर्क जूल्स में होता है और जूल में क्वांटिटीज जो है ना वो स्केलर होती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी भी जूल्स है। ठीक है, अच्छा जी। सो भाई, यस अक्सर यू आर सेइंग दिस इज ब्रेक and बाद you are saying Yes. it's U-turn. Okay. Yes, sir. But Aksa, you are right. It's break. बाद now why is it break? सही है, इस तरह गौर से सुन लेना क्यों ब्रेक है। इसको अगर हम समझे तो क्या हो रहा है, देखो जब तक वेलोसिटी ग्राफ पॉजिटिव में है ना, देखो ये पूरा का पूरा ग्राफ पॉजिटिव, ये शो कर रहा है द कार हैज नेवर टेकन यू टर्न until 12 seconds, the car is not taking U-turn. U-turn जब होता when the graph would have jumped from positive to negative x-axis, ये शो कर रहा है U-turn। ये point, after this point if the graph would have gone to negative velocity, that shows the negative sign shows U-turn for velocity। ठीक है, अगर मैं इसको फिजिकली इंटरप्रेट करूं तो इसका क्या मतलब है, सुनो। ये देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, मैक्सिमम इतनी स्पीड तक पहुंच गया, तो यही स्पीड मेंटेन की, टाइम बढ़ रहा है, और फिर अब क्या हो रहा है, स्पीड को चेक करो, स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है का मतलब यहाँ गाड़ी ने लगा दी है ब्रेक। स्पीड कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, स्पीड कम होते होते हो गई जीरो। अब हो सकता है कि गाड़ी अगर यूं ही जाए, मतलब वो स्ट्रेट लाइन वापस सीधा जा रही है, और अगर ग्राफ नीचे आ जाए इसका मतलब गाड़ी ने यू टर्न ले लिया। गॉट दिस? सो इट Yes, रिप्रेजेंट्स sir. ब्रेक, इट रिप्रेजेंट्स ब्रेक। ओके, अब ब्रेक लग गई और गाड़ी की स्पीड कम हो रही। चलो पहला पार्ट, एक्सेलरेशन निकालनी है 0 से 4 सेकंड्स तक। तो हाउ डू वी फाइंड एक्सेलरेशन? ग्रेडियंट निकाल लो। ग्रेडियंट का फॉर्मूला y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। 0 से 4 सेकंड्स की अगर ग्रेडियंट निकालना है, प्लीज नोट डाउन द करेक्ट पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट जहां पे ग्राफ पास करे, क्या ये पॉइंट ले सकते हैं हम? नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा पॉइंट लो जो एक परफेक्टली पास कर रहा है, ये भी परफेक्ट पास नहीं कर रहा, ये पॉइंट लिया जा सकता है अलबत्ता, ये भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है। तो मैं ये और ये पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट से 0,0 हाँ ये देखना पड़ेगा, 0,0 चेक करें। हर वाई एक्सिस पे एक बॉक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? ये 0 है, ये 0.25 है, हर एक बॉक्स 0.05 रिप्रेजेंट करता है। अग्रीड? 0.10, 15, 20। ऑलराइट, तो हर एक बॉक्स 0.05 रिप्रेजेंट करता है। तो ये कितना होगा? ये होगा 0.70। इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0.70, और इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए
ये एक्स एक्सिस पे 4 है और वाई एक्सिस पे क्या है 1.30, 35, 1.40। तो 4, 1.40 क्या कोऑर्डिनेट समझ में आए? दिस इज सिंपल। ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं वो किया है, ठीक है। नाउ दिस इज x1 y1 x2 y2। So I'll say 1.40 minus 0.70 over 4 minus 0, and what do I get? 0.70 over 4, and we should get the answer. What is 0.70 over 4? 0.18. 0.175, but we will round it off to two significant figures. We are going to write 0.18 meters per second square. Okay, that's how we write the answer. Part 2, determine the distance moved by the object. Now there are two ways to do this, but the easiest of them is to find area under the graph. सही कह रहा हूँ? Because area under the graph tells us the distance traveled. ठीक है? Okay. कौन से सेकंड से लेके कौन से सेकंड तक का डिस्टेंस निकालना है वो भी जरा नोटिस कर लिया करें। तो हमें निकालना है जस्ट अ सेकंड। क्या कह रहा था मैं? हाँ, मैं ये कह रहा था 0 से 4 सेकंड। तो 0 से 4 सेकंड्स तक के लिए 0 से 4 सेकंड्स के लिए मैं क्या बता रहा था, वो करेंगे हम। एरिया अंडर द ग्राफ। तो भाई ये कौन सा शेप है? विच शेप इज दिस? तो मैं एरिया अंडर द ग्राफ करूं trapezium. to this that. So how do you area of trapezium is half into sum of parallel sides into height, and that is half into parallel sides का sum है 0.70 plus दूसरी जो parallel side है वो यहाँ तक है और ये कितना था 1.40 मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 2। प्लीज इसमें एक चीज का ख्याल रखा करें, अगर ये 2 मिनट्स में दिया हुआ होता और ये मीटर्स पर सेकंड होता तो हमें इस 2 को पहले मल्टीप्लाई बाय 60 करना पड़ता, ठीक है। लेकिन क्योंकि यूनिट्स सही है, कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। स्पीड में भी सेकंड आ रहा है, टाइम भी सेकंड है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हल्की सी ट्रिक और बच्चों के आंसर्स गलत, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओके, नाउ 2 and 2 गेट्स कैंसल्ड। व्हाट डू आई गेट? हाइट 4 नहीं होगी? नहीं बेटा, ये जो ट्रेपीजियम के एरिया के फॉर्मूले में हाइट होती है ना, वो हाइट क्या होती है? देखो ये अक्सर मैं बच्चों को, मैं खुद जब ओ लेवल्स में था, मैं ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला यूज, ओ सॉरी हाइट 4 है, सॉरी मैंने 2 बोल दिया। 4 फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 4। सही, तो ये हाइट बड़ी देख के रखनी होती है। ये दोनों पैरेलल साइड के दरमियान का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और आपकी बात सही, दिस इज गोइंग टू बी 4। तो मेरा पेन अचानक से, एक सेकंड, चार्जिंग खत्म हो गया आई थिंक। वेट, draw the finger. Okay. This is 4 and 2 2s are 4. So what do I get? 1.4 plus 2, 0.7 is 2.1. Multiply by 2 and the answer is 4.2 meters. ठीक है? Hold on, मैं जरा एक मैसेज का रिप्लाई कर रहा हूँ।
अच्छा जी, ऑलराइट, जस्ट वन मोर मोमेंट, वन मोर सेकेंड। Okay, let's move on to the next part. So we have found the distance. Okay, part C1, define force. Okay जी, force को कैसे define करते हैं? We define it from Newton's second law. ठीक है, न्यूटन का second law हो या force की definition हो, एक ही बात है। और वो क्या definition है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वो ये है कि force is the rate of change of force is the rate of change of momentum. ठीक है, ये बिल्कुल वही है जो न्यूटन का सेकंड लॉ भी है वहां पे, लेकिन हम नेट फोर्स बोलते हैं और उसका फॉर्मूला ये है, नेट फोर्स इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एंड रिमेंबर इसमें जो टी होता था ये कौन सा टाइम होता था? कांटेक्ट टाइम होता था। सही, जब दो चीजें कोलाइड करती हैं उनका कांटेक्ट टाइम। ओके ओके, सी पार्ट 2, द मोशन रिप्रेजेंटेड इन फिगर 1.1 is caused by a resultant force F. Now what is F? F is basically resultant force. हमें स्केच करना है ग्राफ, F net है बेसिकली ये, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स। F net वर्सेस टाइम का ग्राफ स्केच करना है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आपको गाइड करेगा वो कौन सा फॉर्मूला है? वो है F net इक्वल्स टू ma। तो बेसिकली हम इस ग्राफ से देखेंगे एक्सेलरेशन की नेचर क्या है। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जिस पार्ट में, यानी कि उस पार्ट में फोर्स भी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। क्यों? कि मास की तो कांस्टेंट ही रहता है, इसका मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। सो जिस पार्ट ऑफ द ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है उस पार्ट ऑफ द ग्राफ में फोर्स भी कांस्टेंट होगी। अच्छा, जिस पार्ट ऑफ द ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो है, जैसे कि ये, उस पार्ट ऑफ द ग्राफ में नेट फोर्स भी जीरो होगी। सही है। और जिस पार्ट ऑफ द ग्राफ में नेट फोर्स एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यू सी नेगेटिव ग्रेडियंट है, इसका मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो रिजल्टेंट फोर्स भी नेगेटिव होगी। एक तो ये बात है। तो कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो एक तो आपको क्या करना है, एक तो ये करना है कि मैंने फोर्स की एक लाइन बना ली, कांस्टेंट फोर्स। क्यों कांस्टेंट फोर्स है? क्योंकि अगर आप नोटिस करें 0 से 4 सेकेंड्स तक कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। और 4 से लेके 8 सेकेंड्स तक जीरो फोर्स। क्यों जीरो फोर्स? क्योंकि 4 से लेके 8 सेकेंड्स तक ग्राफ का ग्रेडियंट जीरो है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ तक बात समझ में आ गई है कि नहीं? हाँ, इस पार्ट ऑफ द ग्राफ में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो नेट फोर्स भी कांस्टेंट होगी। सही है। इस पार्ट ऑफ द ग्राफ में एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स भी जीरो होगी। अब आ जाते हैं 8 to 12 सेकेंड। एक तो बात ये कि 8 to 12 सेकेंड्स में नेगेटिव फोर्स होनी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव ग्रेडियंट है। दूसरा क्या होना चाहिए, क्या मुझे बता सकते हैं? और क्या फर्क होना चाहिए? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स में कोई फर्क होना चाहिए या सेम होना चाहिए? लेट्स से इसको मैंने 5 बॉक्सेस ऊपर बनाया है, तो क्या ये भी 5 बॉक्सेस नीचे होना चाहिए? इज दैट करेक्ट? या ये 10 बॉक्सेस नीचे होना चाहिए? कौन बता सकता? सर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ लार्जर होगा। वापसी के लिए 8 to 12 सेकेंड्स में मैग्नीट्यूड ऑफ एफ लार्जर होगा। क्यों? आंसर सही है, क्यों? क्वेश्चन है क्यों। कौन बता सकता है? अक्सर, why should the magnitude of f be larger? अच्छा, कैसे पता चलता है? अच्छा, इसका मतलब अगर बात आप कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ एफ लार्जर होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगी? लार्जर होगी। कौन से पार्ट में एक्सेलरेशन लार्जर है? पहले पार्ट में या दूसरे पार्ट में? एक्सेलरेशन का पता कैसे चलता है? ग्रेडियंट से पता चलता है। कौन से पार्ट का ग्रेडियंट ज्यादा ज्यादा वो है, क्या कहते हैं उसको, स्टीप? कौन से पार्ट का ग्रेडियंट ज्यादा स्टीप है, पहले पार्ट का या लास्ट पार्ट का?
लास्ट पार्ट का ज्यादा स्टीप है। क्यों? अगर आप नोटिस करें, एक तो स्टीपनेस आप नोटिस भी कर सकते हैं, दूसरा ये कि इस शुरू के पार्ट में 4 सेकंड्स के अंदर स्पीड में सिर्फ इतना सा फर्क आया है, सिर्फ इतना इजाफा हुआ है स्पीड का। लेकिन आखिरी पार्ट में यही 4 सेकंड्स के अंदर स्पीड का इजाफा, स्पीड का जो चेंज है वो ज्यादा आया। इसका मतलब यहाँ पे डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा था एज कंपेयर टू एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। देयरफॉर वापसी के वक्त जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू आते वक्त। So this is the answer to the last part. I hope this is clear. Sir, how और do you exact know? Sir, how do you know जी, कि mass constant है? बिकॉज बेटा ये क्या चीज गिर रही है? बॉल गिर रही है ना, क्या चीज जो भी गिर रहा है, क्या गिर रहा है पढ़ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है या फॉल कर रहा है, जो भी है मूव कर रहा है, तो उसका मास कैसे बढ़ सकता है? मास तो नहीं चेंज हो सकता। सर लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट ही चेंज कर दें अपने मोशन के बीच में, हाँ, लेकिन ये ऐसा पहली बात है, कभी होता नहीं कि ऑब्जेक्ट रिप्लेस हो गया, क्योंकि यहाँ एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। द वेरिएशन विद टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज शोन। दिस इज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सही? कोई दो ऑब्जेक्ट्स नहीं, एक ही ऑब्जेक्ट है। तो उसको कोई इंसान हो और वो रास्ते में खाना खाते हुए जा रहा हो, उसका मास एकदम बढ़ गया हो, सही है, खाना खाने का सर फौरन फिजिक्स रिजल्ट आ। नहीं, सर फिजिक्स में कुछ भी हो सकता है। सही बात। लेकिन इतना भी कुछ नहीं होगा जो ये है कि मास चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं। हाँ, अनलेस वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करे कि भाई बॉल का मास चेंज हो गया है, अनदर बॉल बोल दे, वो बोले ये ग्राफ किसी और बॉल के लिए है और ये ग्राफ, आखिरी वाला ग्राफ किसी और बॉल के लिए जिसका कुछ और मास, देन यू आर राइट, देन वी हैव टू डाउट इज मास कांस्टेंट और नॉट। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में व्हाट इज मेंट बाय वर्क डन, देखिए ये फ्री के मार्क्स होते हैं। क्यों फ्री के मार्क्स होते हैं? क्योंकि आपको सिर्फ डेफिनेशन एक दफा रटनी है एंड दैट्स इट। तो काफी दफा रिपीट होती है डेफिनेशन। वर्क डन की डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रोडक्ट, जो फॉर्मूला है वही डेफिनेशन है, लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखना है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये लिखेंगे तो काफी नहीं है। किस चीज का ख्याल रखना है? जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ होनी चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ force. Product of force and displacement in the direction of force. Okay. Okay. Part B. I want you to read part B first, and then we'll do the question. एक दफा part B पढ़ लें जरा तसल्ली से। जी भाई, पढ़ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन? अब इसमें क्या हो रहा है, मैं इसको जरा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये भी आप क्या करें कि क्वेश्चन पढ़ के इमेजिन का अच्छा करने के लिए उसको ड्रॉ कर लें। ठीक है, अच्छा जी। तो ये सवाल ये है कि एक बीच बॉल है, वो रिलीज की है फ्रॉम द बैल्कनी। रिलीज के वर्ड में एक डेटा छुपा हुआ है और वो ये कि इनिशियल स्पीड 0 होती है। आइदर वी से रिलीज्ड और वी से ड्रॉप्ड। इसका मतलब है इनिशियल स्पीड इज 0 एंड दिस जर्नी इज गोइंग टू बी अ वर्टिकल जर्नी, क्योंकि ये बैल्कनी से ड्रॉप की गई है तो वर्टिकली फॉल करेगी। ठीक है, अच्छा। रिलीज का वर्ड, ड्रॉप के वर्ड का मतलब है इनिशियल स्पीड 0। अगर थ्रो बोलता है इसका मतलब इनिशियल स्पीड है कुछ ना कुछ। ठीक है, ओके। द बॉल फॉल्स वर्टिकली। अब मैं काम करते हैं, ये बिल्डिंग बना ली है और ये जो है ये बिल्डिंग की कोई बैल्कनी है और यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया है। इस वक्त इसकी इनिशियल स्पीड 0 मीटर्स पर सेकेंड है और ये बॉल ड्रॉप होके ये जमीन पे जाके हिट करेगी। ठीक है, और ये बॉल जाके जमीन पे हिट कर गई। इस वक्त उसकी फाइनल स्पीड कुछ होगी, आई डू नॉट नो। ठीक है, एंड दिस इज द हाइट थ्रू विच द बॉल हैज फॉलन। रिमेंबर, हाइट कहाँ से मेजर करेंगे? बॉल के बॉटम से मेजर करेंगे। ठीक है, क्योंकि बॉटम जमीन पे गिरेगा ना, तो बॉटम से बॉटम। ठीक है, अगर ये कभी ड्रॉ करवाने को आ जाए कि लेबल, जरा लेबल करो कि हाइट कहाँ से कहाँ मेजर होगी, तो बॉटम से बॉटम। ठीक है, एनीवेज, क्या क्या दिया हुआ है अब हमें क्वेश्चन में? कह रहे हैं कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, और वो ऐसे पता चला क्योंकि द बॉल हैज रीच्ड
terminal velocity. The ball only reaches terminal velocity in the presence of air. That means I cannot directly use equations of motion now. Equations of motion use कर सकते हैं for constant acceleration. और जब बॉल एयर में गिरती है तो वो डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से गिरती है, राइट? हमने ये पढ़ा हुआ है. So we cannot use equations of motion. Please remember that. वो नहीं यूज कर लेना 2as equals v square. क्यों नहीं यूज कर सकते? Because air resistance is not negligible. ठीक है, air resistance है, constant acceleration की जर्नी नहीं है. ओके, अब कह रहा था GPE decreases by 60 joules. कह रहा है जब बॉल यहाँ से यहाँ गिरी तो यहाँ पे जो लॉस इन GPE आया वो 60 joules का आया. मुझे बताएं क्या ये सारा का सारा लॉस उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा या काइनेटिक और हीट दोनों में हुआ होगा? टेल मी दैट. Would all the loss in GPE 60 joules would have been converted into kinetic energy or some would have been converted into heat energy as well? अगर एयर मौजूद है तो इसका मतलब ये कि जब बॉल एयर से टकराएगी तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी हीट में भी कन्वर्ट हो. ठीक है, और ये बहुत क्लियरली एविडेंट भी है. कैसे एविडेंट है देखें. GPE का लॉस 60 जूल्स है और जब बॉल जमीन को हिट कर रही है उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 23. और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? एट द बैल्कनी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 0 जूल्स. बैल्कनी पे उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 जूल्स क्यों थी? क्योंकि उसकी स्पीड 0 थी. तो इसका मतलब ये कि बॉल ने जो काइनेटिक एनर्जी गेन की है वो सिर्फ 23 जूल्स की है. नाउ माय क्वेश्चन इज where has the difference of this two gone? 60 जूल्स का लॉस आया तो सारा का सारा KE में नॉर्मली कन्वर्ट हो जाता है. लेकिन अगर आप नोटिस करें सिर्फ 23 जूल्स कन्वर्ट हुआ है काइनेटिक एनर्जी में. जो बाकी 37 जूल्स है वो कहाँ गया? वर्क डन. कौन बता? एग्जैक्टली, हीट एनर्जी कह लो या उसका दूसरा नाम है जो एग्जामिनर बहुत रेफर करता है वो है वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस. दैट्स 37 जूल्स. जिन दोनों के दरमियान का डिफरेंस है वो मैं उसको हीट एनर्जी बोलना पसंद करता हूँ क्योंकि यहाँ से इजीली समझ आता है हीट एनर्जी. और हीट एनर्जी को एग्जामिनर बोलता है, इतने जूल्स की हीट एनर्जी को बोलता है, क्या बोलता है? वो बोलता है वर्क अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस या वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस. ठीक है, अच्छा जी. खैर ये तो सारा पूरा क्वेश्चन का सिनेरियो था. अब आ जाते हैं पहले पार्ट पे. मास शो करना है ये है. तो भाई जब हमारे पास लॉस इन GPE दिया हुआ है 60 जूल्स और लॉस इन GPE का फॉर्मूला क्या होता है? mg डेल्टा h वो बराबर है 60 जूल्स के. ये डेल्टा h क्यों है? क्योंकि लॉस इन GPE है, चेंज इन GPE. सही है जी. तो क्या है भाई यहाँ पे m हमें सब्जेक्ट बनाना है. g की वैल्यू 9.81 है. हाइट में जो लॉस आया वो हमें दिया हुआ है. कितनी हाइट से ड्रॉप किया ये बताया उसने? नहीं सर. अच्छा, हाइट नहीं बताई. इसका मतलब तो हम यहाँ से क्या नहीं कर सकते? हाइट नहीं दी हुई, कोई बात नहीं. तो फिर हम यहाँ से नहीं करते. इसका मतलब ये अप्रोच में यूज नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अननोन्स है ना. तो मुझे हाइट भी बैल्कनी की हाइट नहीं दी हुई. इनफैक्ट वो अगले पार्ट में मांगी है. तो इसका मतलब ये तो कंफर्म ये वाला फॉर्मूला अगले पार्ट में यूज होगा जब मास निकल चुका होगा. तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ. आई कैन सी 2 अननोन्स है. सो आई डू नॉट हैव बैल्कनी की हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. तो मैं ये यूज नहीं कर रहा. अच्छा, फिर मैं काम ये करता हूँ, मैं गेन इन KE का फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ. गेन इन KE यानी कि डेल्टा KE. डेल्टा KE का फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेसिकली 23 जूल्स है क्योंकि जब वो जमीन को हिट किया उस वक्त काइनेटिक एनर्जी 23 थी और जब रिलीज हुआ था उस वक्त काइनेटिक एनर्जी 0 थी. गेन 23 का आया. हाफ इंटू m इंटू v. जब बॉल जमीन पे हिट की उसकी स्पीड 16 मीटर्स पर सेकेंड थी और जब रिलीज हुई उसकी स्पीड 0 मीटर्स पर सेकेंड थी. From here I can see there is only one unknown and that is mass. It can easily be made the subject. I'm doing that here. Make mass the subject. We get 23 into 2 upon
16 स्क्वायर, ठीक है, 0 स्क्वायर तो ना होने के बराबर है, अपॉन 16 स्क्वायर, एंड व्हाट डू वी गेट, मास का आंसर क्या आ रहा है, इट शुड कम टू 0.18, राउंड ऑफ करने के बाद भले। तो इसका आंसर मैं ऊपर लिखूंगा, ये तो वर्किंग कर लिया, तो ऊपर मुझे इसका आंसर लिखना चाहिए था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, and our answer is of mass is 0.18 किलोग्राम। ओके, मूविंग ऑन। अब अगले पार्ट में क्योंकि हाइट निकालनी है तो अब मैं जीपीई का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, एंड आई राइट चेंज इन जीपीई equals to mg delta h, एंड चेंज इन जीपीई के लिए हमें दिया हुआ है 60 जूल्स, m हमने निकाला हुआ है 0.18 इंटू 9.81 इंटू डेल्टा एच। यहाँ से जरा फाइंड करें डेल्टा एच क्या आ रहा है, 34. 34, which is the correct answer। ठीक है, इज दिस क्वेश्चन अंडरस्टूड यहाँ तक। पार्ट 3। अब देखिए, ऐसा हो नहीं सकता वर्क एनर्जी पावर का क्वेश्चन और वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ना लगवाए, ऐसा नहीं होता, शुरू में लग जाएगा या तो बाद में लगेगा। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अलावा से आंसर आ जाए, क्योंकि शुरू में इजी पार्ट्स होते हैं। तो जीपी का फॉर्मूला लगा लिया, के का फॉर्मूला लगा लिया, तो हो गया काम। अब कंफर्म है भाई, क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा लगेगा। अच्छा जी, अभी जरा आप अगला क्वेश्चन ट्राई करें और ये वाला पार्ट भी ट्राई करें। मैं आई विल बी बैक इन अ मिनट, ओके। मैं रिकॉर्डिंग जरा पॉज कर देता हूँ जी। सो हैव यू गाइस रेड द क्वेश्चन? नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं डिटरमिन द एवरेज रेसिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एज इट फॉल्स फ्रॉम द बैल्कनी टू द ग्राउंड। में रेसिस्टिव फोर्स चाहिए या फ्रिक्शन फोर्स कह रहे हैं, क्या करेंगे बताएं, कौन बता सकता है? सर इसमें हीट अपॉन हाइट करेंगे तो 1.1 आएगा। लेकिन ये क्यों करेंगे, जरा आप जरा सुन लें, देखें। अच्छा, बाय द वे, ये तो आप जो है शायद अक्सर आप तो ये M1 में भी पढ़ रही हैं ना, ये यही चीजें है ना M1 में? जी जी। देखो बिल्कुल सेम है M1 और ये। अच्छा जी, अब देखो क्या हो रहा है, डिटरमिन द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल एज इट फॉल्स फ्रॉम द बैल्कनी। देखो, अब मैं लगा रहा हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि जब बॉल नीचे गिर रही है तो कोई ना कोई एनर्जी में कमी आ रही होगी, और वो एनर्जी कौन है, जीपीई, और किसी ना किसी में इजाफा हो रहा है, वो है के और हीट। तो देखो, हम लोग, अगर आप लोगों को याद हो, यूं एरो बनाते थे, और एरो के लेफ्ट साइड पे वो सारी एनर्जीज लिखते थे जिसमें लॉस आ रहा है, और राइट साइड पे वो सारी एनर्जीज लिखते थे जिसमें गेन आ रहा है। ठीक है, ओके। तो किस किस में लॉस आ रहा है, जीपीई में लॉस आ रहा है, और गेन किस में आ रहा है, केई में और हीट में। ठीक है, अब जीपीई का जो लॉस है, मैं यहाँ लिख सकता हूँ लॉस इन जीपीई गेन इन केई प्लस गेन इन हीट, जो भी। तो लॉस इन जीपी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 जूल, एरो की जगह इक्वल्स टू गेन इन की हमें दिया हुआ है 23 जूल। इसका मतलब हीट एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है 37 जूल्स की। तो अक्सर वो एक पार्ट में पहले क्या पूछता है, सुन लो, अगर वो दिया हुआ होता तो हमारा क्या आंसर होता, 37 जूल्स आंसर होता। क्या पूछता वो, पूछता व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन बाय द बॉल अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। दिस इज द वर्क डन बाय द बॉल अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। या तो ये बोलता, या बोलता वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस, तो भी यही आंसर होता है, एक ही बात है, या अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्सेस, यही आंसर होता है। लेकिन उसने हमें रेजिस्टिव फोर्स मांगी है, वर्क डन नहीं मांगा। ठीक है, वर्क डन बोलता 37 जूल। ओके, फर्दर बुशरा, अगर आपको याद हो, क्योंकि यू आर आल्सो पार्ट ऑफ द क्लास, मैं हीट एनर्जी को कैसे ब्रेक करता था, या वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को कैसे ब्रेक करता था, दो चीजों में। दिस 37 joules is equals to what, two things, frictional force multiplied by Height or or displacement? actual distance. Yeah. What was this? This Actual used to be the actual distance. Now यहाँ पे तो फर्क नहीं पड़ता, actual distance तो एक ही distance है, लेकिन when तो height होगी remember, ना इस केस में। इस केस में तो हाइट होगी, लेकिन लेकिन अगर आप लोगों को याद हो, इस केस में तो ये हाइट होगी जिससे वो गिरा है, और हम ये हाइट निकाल चुके हैं, यहाँ पे निकाल चुके हैं 34। तो पहले मैं ये आंसर बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ इसका मुश्किल पार्ट क्या होता है। ठीक है,
फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय 34 इक्वल्स टू 37, और यहाँ से आपके पास फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी 37/34। क्या आंसर आ रहा है? 37/34 करें क्या होता है? 1.1। 1.1 न्यूटन, विच इज द करेक्ट आंसर, दो में राउंड ऑफ होने के बाद, ठीक है, 1.1 न्यूटन। ऑलराइट, अब मैं बताता हूँ इसका मुश्किल सवाल होता क्या था, अगर आप लोगों को याद हो, इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन। ये ग्राउंड है और ये इसके ऊपर एक इंक्लाइन प्लेन है, और ये जो कार है, एक कार है यहाँ पे कोई, वो कार इस तरह ऊपर या नीचे जा रही है, कहीं पे भी कह लो, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये कार ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, नीचे आ जाती है गाड़ी, ठीक है। मैं इसको इरेज करके गाड़ी ऊपर बनाता हूँ। सही, देखो अजीब सी गाड़ी है, लेकिन ये नीचे आ रही है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। अच्छा, इसकी जो वर्टिकल हाइट है वो है, लेट्स से, वो है 4 मीटर्स। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रैवल किया 3 मीटर, और वर्ट स्लैंट डिस्टेंस गाड़ी ने ट्रैवल किया 5 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बात सही है? अच्छा जी, जब गाड़ी नीचे आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं जो लॉस इन जीपीई है, ये गाड़ी का मास है लेट्स से 800 किलोग्राम्स। तो लॉस इन जीपी के लिए आप क्या करेंगे, एम जी डेल्टा एच, मास यूज करेंगे आप 800, जी की वैल्यू 9.81, और जीपीई के लिए हाइट कौन सी यूज करेंगे, 5 मीटर यूज करेंगे या 4 मीटर यूज करेंगे 5 मीटर। जीपीई के लिए? ओके, इबाद फाइव। आपको क्या लगता है? अक्सर आपको क्या लगता है? 4। और इबाद आपको? 4. देखो, जीपीई के लिए हमेशा वर्टिकल हाइट होती है, हमेशा जीपीई के लिए हमेशा वर्टिकल हाइट होती है, ये एच होता ही वर्टिकल हाइट के लिए, ठीक है। सो जीपीई के लिए हम 4 यूज करेंगे, और जब हम 4 यूज कर लेंगे उसके बाद मैं लेट से कहता हूँ गाड़ी जब यहाँ पर आई, तो जरा मुझे बताएं लॉस इन जीपी कितना आ रहा है, 800 इंटू, अगर मैं करूँ 2 सेकंड में, 800 इंटू 9.81 इंटू 4, आंसर आ गया 31392। इसको मैं 31,000 बोल देता हूँ, ठीक है, रफली 31,000 जूल्स का लॉस इन जीपीई है। लेट सपोज पॉइंट 2 पे उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का गेन है ना, वो आ रहा है सिर्फ 25,000 जूल्स, ठीक है। पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 2 तक आने में लॉस इन जीपीई कितना है, 31,000 जूल्स रफली। गेन इन केई कितना है, लेट सपोज वो है 25,000 जूल्स। भाई ये जो डिफरेंस है 6,000 जूल्स का, ये क्या चीज थी, व्हाट वाज दिस? हीट। हीट। और इसको एग्जामिनर क्या बोलता है? वर्क डन वर्क, अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस। और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, सही है, ये भी बोलता है। तो ये जो हीट है, तो एक तो ये निकाल लेते। अब अगर एग्जामिनर बोलता, अब गौर से सुने, जिसके लिए मैंने इतना लंबा चौड़ा लेक्चर दिया, वो ये कि इन क्वेश्चन में अगर एग्जामिनर बोलता कि मुझे फ्रिक्शनल फोर्स चाहिए, जो गाड़ी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो चाहिए, जैसे इसने यहाँ पे बोला था, ए रेजिस्टेंस मांगी थी, रेजिस्टिव फोर्स, इस तरह यहाँ पे भी अगर ये मांग लेता फ्रिक्शनल फोर्स, तो मैं क्या करता, मैं पहले हीट एनर्जी निकालता डिफरेंस करके, उसके बाद हीट को फर्दर स्प्लिट करता किसमें, ये फ्रिक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल डिस्टेंस। तो ये कौन सा डिस्टेंस होता है, रिमेंबर ये जीपीई के लिए तो वर्टिकल हाइट निकाली थी, लेकिन ये वर्क इफ अगेंस्ट फ्रिक्शन में ये एक्चुअल डिस्टेंस होता है। तो मुझे बताओ ये 5 यूज करूंगा या 4? 5। इसके लिए 5 यूज करूंगा, बिकॉज गाड़ी ने एक्चुअल में 5 मीटर ट्रेवल किया था, जिसकी वजह से फ्रिक्शन फोर्स लग रही थी उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली। तो प्लीज ये याद रखिएगा, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जीपीई के लिए डिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस अलग अलग होता है, लेकिन ये तो बॉल वर्टिकली नीचे गिर रही है, तो जीपीई के लिए भी वर्टिकल हाइट और एक्चुअल डिस्टेंस भी यही है, वर्टिकल, तो इसलिए यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। दैट वाज द होल पॉइंट ऑफ टीचिंग दिस, ठीक है जी, ओके। इफ इट इज अंडरस्टूड, लेट्स डू पार्ट सी। पार्ट सी इज अगेन सच अ रिपीटेड क्वेश्चन दैट आई एम फेड अप, और वो है बेसिक डायनेमिक्स का क्वेश्चन। और वो क्या क्वेश्चन है कि मुझे बताओ, जब बॉल एयर की मौजूदगी में, देख मैं एयर मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ और ये ग्राउंड है, बॉल एयर की मौजूदगी में जब जमीन पे हिट करती है, गिर रही होती है, तो वो कैसे मूव करती है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन से मूव करती है, अनलेस वो टर्मिनल वेलोसिटी ना पहुंच जाए।
टर्मिनल वेलोसिटी पहुंचने के बाद वो जीरो एक्सेलरेशन से मूव करती है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से। वी ऑल नो दिस राइट। और मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स बताए थे आपको। हमेशा जब भी क्वेश्चन आए कि डिस्क्राइब द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज इट फॉल्स इन एयर बिफोर इट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, या फिर टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंचने के बाद, सबका आंसर 4 पॉइंट्स के थ्रू करते हैं। कितने पॉइंट्स बताता हूँ मैं इसमें? 4 पॉइंट्स। एग्जामिनर 3 बताता है, लेकिन अगर बेहतर है हमेशा 4 पॉइंट्स लिखें। कौन कौन से पॉइंट? स्पीड, एयर रेजिस्टेंस, नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन। ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वापस से। जैसे ही बॉल नीचे गिर रही है, देखिए हमें टर्मिनल वेलोसिटी तक की बात करनी है, बिफोर इट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। बिफोर इट रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द बॉल इंक्रीजेस। स्पीड बढ़ने की वजह से एयर रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, राइट। हमने पढ़ा ना, एयर रेजिस्टेंस का ताल्लुक है दो चीजों पे, स्पीड ऑफ द बॉल एंड कॉन्टैक्ट एरिया। ओके, नेट फोर्स बढ़ेगी या कम होगी, कौन बता सकता है? नेट फोर्स बढ़ेगी। नेट फोर्स का फॉर्मूला है वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस, है ना? डिक्रीज होगी सर। जी, क्योंकि अगर सुने, अगर एयर रेजिस्टेंस बढ़ रही है, जितनी बड़ी वैल्यू से माइनस करेंगे उतना छोटा आंसर आएगा। तो एयर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ओ सॉरी, एफ नेट डिक्रीजेस, नॉट एयर रेजिस्टेंस, एफ नेट डिक्रीजेस। और एफ नेट का जो दूसरा फॉर्मूला है वो है एम ए। अगर एफ नेट डिक्रीज हो रही है, मास तो कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी डिक्रीज हो रही है। दिस इज हाउ वी आंसर दिस। So we will say as speed increases, the air resistance increases, and the net force, the resultant force, decreases, and hence acceleration decreases. Is this clear? ये बात clear है? जी सर। Let's move on to the next question. Question 3 is about Hooke's law and deformation. तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इसमें जब जीरो फोर्स लगी थी तो जीरो एक्सटेंशन थी। जैसे जैसे फोर्स बढ़ा रहे हैं, एक्सटेंशन बढ़ रही है लीनियरली, और जो है ना, अभी तक इलास्टिक लिमिट रीच नहीं हुआ बिकॉज लाइन स्ट्रेट है, कर्व नहीं हुई है। अच्छा, आफ्टर इलास्टिक लिमिट वो बेंड होती है टुवर्ड्स एक्सटेंशन एक्सिस। अच्छा, प्लीज नोट कि एक्सटेंशन सेंटीमीटर्स में दी हुई है। इसका मतलब जब भी आप कोई एक्स एक्सिस की वैल्यू यूज करोगे, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 करना पड़ेगा ताकि ऐसा यूनिट्स में रहे, ठीक है। ओके, कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे? उस लॉ का नाम है हुक्स लॉ, जो फोर्स और एक्सटेंशन के दरमियान लगता है लॉ, हुक्स लॉ। और वो क्या है? फोर्स इज डायरेक्टली, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और उसको फॉर्मूला क्या है? F इज इक्वल टू के एक्स या के ई, जो आपको सही लगे। उसमें F फोर्स है, इसको टेंशन फोर्स भी बोल सकते हैं, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, ई एक्सटेंशन है। के को अगर सब्जेक्ट बनाओ तो फॉर्मूला बन जाएगा फोर्स अपॉन एक्सटेंशन। क्योंकि फोर्स न्यूटन्स में होती है, एक्सटेंशन मीटर्स में होना चाहिए, तो के यूनिट होंगे न्यूटन्स पर मीटर, जो कि पहले पार्ट में मांगे, ठीक है। तो इसको आंसर मैं दो तरीकों से कर सकता हूँ। रिमेंबर आई टोल्ड यू कि एएस में जब भी कोई ग्राफ हो, आप सबसे पहले देख लिया करो कि उसका ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है। तो वाई एक्सिस की क्वांटिटी और एक्स एक्सिस की क्वांटिटी, फोर्स अपॉन एक्सटेंशन, यानी कि क्या रिप्रेजेंट करता है इसका ग्रेडियंट? स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका ग्रेडियंट स्प्रिंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट करता है। तो आज इसका ग्रेडियंट ले लेते हैं। एक तो पॉइंट है 0,0, इसको लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है? ये 5 एक्सपोनेंट -2। क्यों एक्सपोनेंट -2? क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू है सेंटीमीटर्स में, इसको मीटर्स में रखेंगे। और वाई एक्सिस पे ये जो वैल्यू है ये कितनी है? 7। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इट विल बी 7 - 0 or 5 exponent -2 - 0. And from here we'll get the answer 140 Newton per meter. I hope this is understood, no questions. दूसरा मैंने क्या बताया था? ग्राफ को देख के एक तो एक्सिस को डिवाइड करके देखा करो किस चीज का फॉर्मूला बनता है, और एक एक्सिस को मल्टीप्लाई करके भी देखा करो। फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्सटेंशन, बेसिकली फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है। जब अगर स्प्रिंग के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगाते हैं हम, if I apply a downward force on spring and it extends also downwards in the direction of force, what formula do we get? We get work done
work done in compressing or work done in stretching the spring. And whatever the work is done, this gets converted into elastic potential energy, also called strain energy. इसका मतलब एरिया अंडर दिस ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या बताएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताएगा, या स्ट्रेन एनर्जी बोल लें, या उसका तीसरा नाम क्या है? वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग। तीन नाम है। तो अगले पार्ट में हमें इसको दो नामों से पुकारा गया है, और 4 सेंटीमीटर तक का वर्क डन निकालना है। 4 सेंटीमीटर तक का जो एरिया अंडर द ग्राफ है, इट्स अ ट्रायंगुलर शेप, so we'll use the formula half into base into height. Now the base is 4 exponent minus 2. Again, do not forget to convert 4. And then height, no need to convert that, but height is going to be 2 boxes short of 6. You see, 2 boxes short. 2 boxes short of 6. And how much is that going to be? We should read the boxes very nicely. So I think हर एक box 0.2 represent कर रहा है, right? 4.2, 4.4, 4.68 and 5, 5.2, 5.4 and 5.6. So height is 5.6. यहाँ से आपका आंसर आ जाना चाहिए 2 2 से 4 होता है 0.1. यहाँ से आंसर आपका क्या आना चाहिए? 0.11, 1. दो में राउंड ऑफ करके 0. जो भी 0.11 जूल्स। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। पार्ट सी इज अ नाइस क्वेश्चन, but not a difficult question, just a nice question. Before I move to part C, I should tell you so this is going to be a last question for today. So I also need to also have something to do. अच्छा जी, पार्ट सी के बाद और बाकी 3 क्वेश्चन आप करके रखेंगे, और मैं इसकी अगली क्लास कल ही लूंगा, तो उसमें हम करें। पार्ट सी के मैं आपको पढ़ाने से पहले एक बात ये बताना चाहता हूँ कि क्या बताना चाहता हूँ कि अपथ्रस्ट क्या होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अपथ्रस्ट के बारे में बात हो रही है। देखिए, ये वही स्प्रिंग है जिसका पहले ग्राफ दिया हुआ है। इसका मतलब हम ये ग्राफ को यूज कर सकते हैं, और स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसका हमें पता है स्प्रिंग का। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ ये हो रहा है कि एक सिलेंडर को स्प्रिंग से हमने रोका हुआ है। इसका मतलब इस स्प्रिंग के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स होगी, टेंशन फोर्स। इस वक्त उसकी एक्सटेंशन 4 है, तो मैं इस ग्राफ को आसानी से यूज करके देख सकता हूँ। 4 के ऊपर जो इस स्प्रिंग में जो टेंशन फोर्स होती है वो 5.6 होती है। तो अगर इस वक्त इस स्प्रिंग की एक्सटेंशन 4 है, इसका मतलब इस स्प्रिंग के ऊपर इस वक्त फोर्स लग रही है 5.6 न्यूटन, क्योंकि ये वही स्प्रिंग है जो पिछले पार्ट में जिसका ग्राफ दिया हुआ। ठीक है, ओके। अच्छा जी, तो इसके ऊपर मुझे टेंशन फोर्स पता है अपवर्ड्स, इसके ऊपर मुझे डाउनवर्ड्स वेट पता है कितना है, क्योंकि मुझे शायद इसका मास दिया हुआ है, बल्कि वेट ही दिया हुआ है 6.2 न्यूटन। तो 2 फोर्सेस तो मुझे पता है। अब एक और फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या होती है ये अपथ्रस्ट? कहाँ से आती है ये अपथ्रस्ट जी? व्हाट इज द, एक क्वेश्चन आता है अक्सर P2 में, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ अपथ्रस्ट? तो जिनकी मेरी तरह अंग्रेजी होती है वो कहते हैं इट वाज ओरिजिनेटेड, या ये निकला था फ्रॉम ग्रीस या ग्रीक। ओरिजिन का मतलब ये नहीं है, मतलब व्हाट कॉजेज अपथ्रस्ट। ओरिजिन का मतलब ये भी होता है, बहुत ही मुश्किल अंग्रेजी में जी। व्हाट कॉजेज अपथ्रस्ट, कौन बता सकता है? एक और फोर्स है यहाँ पे, थर्ड फोर्स मैंने बोला, उसका नाम है अपथ्रस्ट। किसको पता है अपथ्रस्ट? जल्दी से बता दो। नो आइडिया? नो आइडिया, ओके। मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी सर। ओके, अब सुने अपथ्रस्ट क्या होता है, गौर से सुनेगा, ठीक है? मैं उसके लिए येलो कलर का सहारा ले रहा हूँ। देखिए, ये जो सरफेस है, जो टॉप सरफेस है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और इसी तरह जो बॉटम सरफेस है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी बिल्कुल सेम होगा ए। ठीक है, अच्छा, जो लिक्विड का प्रेशर है उसका फॉर्मूला होता है ρGH, होता है कि नहीं होता? लिक्विड प्रेशर का फॉर्मूला। और हमें पता है लिक्विड का प्रेशर हाइट पे, डेप्थ पे डिपेंड करता है। ये जो H होता है वो ये H होता है, डेप्थ अंडर द सरफेस।
तो यानी कि मैं कह सकता हूँ टॉप सरफेस के ऊपर प्रेशर ऑफ वाटर कम होगा क्योंकि उसकी डेप्थ कम है, और बॉटम सरफेस के ऊपर लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि उसकी डेप्थ ज्यादा है, और डेप्थ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर का प्रेशर। हाइट कम यानी डेप्थ कम, अंदर सरफेस के नीचे डेप्थ कम होगी तो प्रेशर भी कम लगाएगा पानी, डेप्थ ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। यानी कि नीचे वाली सरफेस पे जो अपवर्ड फोर्स है, या P2 बोलता हूँ, अपवर्ड प्रेशर, और ऊपर वाली सरफेस पे डाउनवर्ड प्रेशर ऑफ वाटर, इनमें फर्क है कि नहीं? कैन आई से P2 इज ग्रेटर देन P1? सही कह रहा हूँ? प्रेशर एट पॉइंट 2 ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो ज्यादा है, डेप्थ ज्यादा है, और यहाँ पे जो हाइट है वो कम है, तो P1 कम है। इज दिस क्लियर और नॉट? मैं वापस से समझा रहा हूँ, अब थोड़ा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। क्लियर तो है अगर सर। प्रेशर एट द सेकंड बॉटम सरफेस ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स एट द सेकंड सरफेस भी ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे मैं फोर्स लगाता हूँ F2, वाटर की फोर्स, और यहाँ पे वाटर की फोर्स F1, तो F2 शुड बी ग्रेटर देन F1। व्हाई? बिकॉज प्रेशर ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगी। फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू एरिया, क्योंकि प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा प्रेशर इनटू एरिया, राइट? तो एरिया तो दोनों में सेम है, तो मैं कह सकता हूँ F1 इज P1 इंटू ए, एंड F2 इज P2 इंटू ए दोनों का सेम है, इसलिए ए के लिए 1 और 2 का सब्सक्रिप्ट यूज नहीं कर रहा। यहाँ तक बात सही है? सो वो द डिफरेंस ऑफ दीज टू फोर्सेस, दिस इज कॉल्ड अप थ्रस्ट। The difference between F2 and F1 due to liquid's forces, due to liquid's pressure. So what is the origin of upthrust? The difference in pressures at the top surface of the cylinder and the bottom surface of cylinder due to different depths underwater. This difference of force, whatever the difference in force, is upthrust. तो जितनी ज्यादा हाइट होगी ना सिलेंडर की, उतना ही ज्यादा डिफरेंस होगा, सही? और अगर हाइट सिलेंडर की जीरो होगी तो डिफरेंस भी जीरो होगा, ठीक है? तो अपथ्रस्ट डिपेंड करता है कि सिलेंडर का बॉटम सरफेस कितना नीचे है और टॉप सरफेस कितना ऊपर है। जितना ज्यादा दोनों में फर्क होगा हाइट्स में, डेप्थ में, अंडर वाटर, इतना ही ज्यादा अपथ्रस्ट होगा। तो अगर मैं इसको न्यूमेरिकली करूं तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ P2A माइनस P1A, ये सब हमने ड्राइव किया था। ए कॉमन आ सकता है, अंदर बच जाएगा P2 माइनस P1। और P को फर्दर मैं कैसे ओपन कर रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ। P को फर्दर मैं ओपन कर सकता हूँ रो जी H2 माइनस रो जी H1, P1 की जगह रो जी H1, और रो जी भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा H2 माइनस H1। और H2 माइनस H1 बेसिकली क्या है? देखिए ये H1 है, ये H2 है, इन दोनों को माइनस करूं तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? है ना? H2 माइनस H1, दिस इज H2, दिस इज H1, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। बेसिकली आई कैन कॉल H2 minus H1 as the height of the cylinder. This is something that we did in topic pressure. So it will be area into density of liquid into gravitational field strength into height of the cylinder. ठीक है? और ये है फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला है भाई? ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला। ये एरिया कौन सा एरिया है? ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके ऊपर लिक्विड प्रेशर लगा रहा है, ठीक है? ये हाइट कौन सी हाइट है? ये सिलेंडर की हाइट है। ये डेंसिटी किसकी डेंसिटी है? ये लिक्विड की डेंसिटी है। और ये जी की वैल्यू अर्थ की है। तो ये फॉर्मूला बनता है अपथ्रस्ट का, एक पहला फॉर्मूला। अब जरा देखें, पहले पार्ट में उसने बोला है शो करो अपथ्रस्ट 0.6 है। क्या मैं ये फॉर्मूला, अब देखिए आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, वरना आप बोलेंगे सर कितना कोई जालिम एग्जामिनर है, 1 मार्क के लिए ये ड्राइव करना है क्या मुझे? नहीं, यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर फॉर्मूला फॉर अपथ्रस्ट इज रो जी ए एच। और बेसिकली ए और एच को आप ये भी बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये भी बोल सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फॉर्मूला होगा बेस एरिया इंटू हाइट, राइट? तो रो जी वी बोल लो या रो जी ए एच बोल लो। तो क्या आप यहाँ पे पहला फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि मैं इरेज कर दूं। डेरिवेशन अब मैं इरेज कर रहा हूँ, तो मैंने इरेज कर दी। डेरिवेशन थी ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा था ये फॉर्मूला आया कहाँ से।
मैं चाहता तो डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता, ठीक है, ओके, लेकिन ये डिराइव करने को भी आ सकता है। अच्छा, लेट्स मूव ऑन। I'm erasing this all, erasing all the extra stuff, see, so that we can concentrate on the question. Okay, उसके ऊपर जो वेट लग रहा है वो डाउनवर्ड्स है और वो है 6.2 न्यूटन। ओके, सो एक अप थ्रस्ट भी है, तो मैं वो यहाँ पे बना लूँ, फोर्स कहीं पे भी बना लें, और वो अप थ्रस्ट फोर्स है, और वो कितनी है वो मुझे नहीं पता, लेकिन now we can appreciate that there are three forces acting on the cylinder. Two forces upwards and one force downwards. What are the two upward forces? Up thrust and tension force. What are the downward forces? Weight. And if the cylinder is in equilibrium, that means upward forces are equal to downward forces, and this is an equilibrium. Where is it written? Here it is written. The cylinder is in equilibrium. So if the cylinder is in equilibrium, I can say that up thrust force plus upwards tension force is equal to the weight of the cylinder. Now, if I need to find out up thrust, I will have to check whether I have to use this equation or can I also find through the formula of up thrust. Yes. सबसे पहले तो मुझे नेचुरली ये फॉर्मूले से देखना चाहिए क्योंकि ये आसान है। मुझे जी की वैल्यू पता है, एरिया दिया हुआ है, हाइट ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है, लेकिन क्या मुझे लिक्विड की डेंसिटी दी हुई है? नहीं। Therefore, I cannot use this formula. So I have to resort to this equation. So I'll make up thrust the subject. It will be weight minus tension. Weight is given 6.2. Tension force is 5.6, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताई थी कि 4 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन पे इस स्प्रिंग पे जो टेंशन फोर्स लगती है वो 5.6 होती है। ये मैंने थ्रू द ग्राफ बताई है, मैंने ग्राफ को यूज करके बताई है क्योंकि हमें एक्सटेंशन बताई भी थी 4 सेंटीमीटर के ऊपर, और ये मुझे गिवन थी। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। 6.2 minus 5.6 is how much? It is 0.6. 0.60, ठीक है, तो हम ये लिखेंगे 0.60 और दिस इज गोइंग टू बी आवर अप थ्रस्ट। क्या अब मैं इस अप थ्रस्ट को इस फॉर्मूले में यूज कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। मुझे क्या पता चल जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वही पूछा है, नहीं वो नहीं पूछा, अभी वो अगले पार्ट में पूछेगा, यहाँ पूछेगा। तो आई कैन आसानी से मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ, अप थ्रस्ट इज इक्वल टू रो जी ए एच। अप थ्रस्ट निकाल चुके हैं 0.60, डेंसिटी को सब्जेक्ट बना लें, जी की वैल्यू 9.81, एरिया भी दिया हुआ है और हाइट भी दी हुई है। हाइट 5.8 है, उसको कन्वर्ट कर लें मीटर्स में, और एरिया कितना दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है 1.2 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। यहाँ से डेंसिटी आ जाएगी, और डिफरेंस इन प्रेशर निकालने का क्या तरीका होगा भाई? डिफरेंस इन प्रेशर निकालने का तरीका, क्योंकि हमें अप थ्रस्ट पता है, तो ये देखिए मैं लिख सकता हूँ अप थ्रस्ट इज बेसिकली F2 माइनस F1, ठीक है। और F2 को अगर मैं रिप्लेस करूं प्रेशर से तो P2A माइनस P1A, एरिया को सब्जेक्ट बना लें, इट विल बी P2 माइनस P1 इक्वल्स टू अप थ्रस्ट। एंड नाउ मैं इसको जरा यहाँ पे लिख लूं सीधा करके, आप लोगों को गर्दन टेढ़ी करनी पड़ रही होगी। एरिया कॉमन P2 माइनस P1। अब मुझसे क्या पूछा एग्जामिनर ने? P2 माइनस P1 पूछा, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ प्रेशर, यानी कि डेल्टा P। तो मैं एरिया जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उसको वहां जाके डिवाइड कर दूंगा, तो अप थ्रस्ट अपॉन एरिया एंड यू विल गेट डिफरेंस ऑफ प्रेशर। तो अप थ्रस्ट कितना निकला था? 0.0, एरिया इज 1.2 एक्सपोनेंट -3। ये गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखें, एंड दिस इज हाउ we are going to find the difference of pressure, and it will come about 500 pascals, ठीक है। डेंसिटी आप निकालेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 880 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कोई क्वेश्चन है सो फार? तो मैं आखिरी पार्ट करवा लूं। एनी क्वेश्चन सो फार?
No, sir. Good. Part D. The liquid in C is replaced by another liquid of greater density. अब जरा हम फॉर्मूला देखिए, जब भी मैंने आपको एक बात बताई है कि जब भी कोई इस तरह के क्वेश्चन के आखिरी पार्ट्स होते हैं, जब एग्जामिनर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है कि अगर मैं ये चेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, वो चेंज कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा, प्लीज कोशिश करें इसको कॉन्सेप्चुअली ना करें और अपने ऊपर एहसान करें, इसको मैथमेटिकली आंसर करें। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली करेंगे तो आप सिर्फ एक फैक्टर को सोच रहे होते हैं और भी दो तीन फैक्टर्स अप्लाई हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से चेंज कुछ और आ रहा होता है और आप कुछ और सोच रहे हैं। वी आर ओनली मोस्टली लुकिंग इन वन डायरेक्शन, या वी डू नॉट लुक एट द ओवरऑल पिक्चर। कॉन्सेप्चुअल में ये मसला आ जाता है, बट मैथमेटिकली ये तो मेरा की पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए। ओके, अब क्या मतलब है कि मेरा मैथमेटिकल से ऊपर जो हमने दो इक्वेशंस लिखी हैं, अब थ्रस्ट की मैं दो, एक फॉर्मूला है रो जी ए एच, और अब थ्रस्ट का दूसरा फॉर्मूला है, क्या दूसरा फॉर्मूला है, टेंशन फोर्स माइनस वेट, यही था ना, टेंशन फोर्स या वेट माइनस टेंशन, वेट माइनस, वेट माइनस सम ऑफ, ओके। अब जरा नोटिस करें, अब चीज पे डिपेंड, डेंसिटी पे करता है, ग्रेविटी की वैल्यू पे करता है, एरिया पे भी करता है, हाइट, सबसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह अप थ्रस्ट वेट पे भी करता है, टेंशन फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है अप थ्रस्ट। सही है, तो हमसे अगले पार्ट में क्या पूछे, अब ये क्वेश्चन आसान हो जाना चाहिए। स्टेट द इफेक्ट इफ एनी ऑफ दिस चेंज ऑन द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। बताओ अप थ्रस्ट पे अगर डेंसिटी बढ़ा दें लिक्विड की, ग्रेटर डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ा दें तो अप थ्रस्ट पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं? प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन फॉर मी क्विकली। It will increase. इट विल इंक्रीज, एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि अप थ्रस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। अगर बाकी चीजें कांस्टेंट हो तो हाँ, बाकी चीजें कांस्टेंट है, ग्रेविटी कांस्टेंट है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट है तो बढ़ जाएगी। अगर आप डेंसिटी डबल करेंगे अप थ्रस्ट डबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग पे भी फर्क पड़ेगा। अब आप एक्सटेंशन कहाँ छुपा हुआ है, इस इक्वेशन में कहीं छुपा हुआ है, कोई मुझे बता सकता है कहाँ छुपा हुआ है एक्सटेंशन? बाहर निकालें उसे, कहाँ टेंशन छुपा हुआ फोर्स। है? एग्जैक्टली टेंशन के अंदर छुपा हुआ है, के ई, टेंशन फोर्स के अंदर है के ई। तो यहाँ पे ई को जरा सब्जेक्ट बना लें, तो वैसे बनाने की जरूरत नहीं, उसके अलावा भी कर सकते हैं। खुद सोचें, अगर एक्स अगर मैं डेंसिटी बढ़ा लूं, ग्रेटर डेंसिटी यूज करूं, गौर से सुनिएगा, ग्रेटर डेंसिटी, डेंसिटी बढ़ाने से अप थ्रस्ट बढ़ गई, अप थ्रस्ट बढ़ने की वजह से एक्सटेंशन पे क्या फर्क पड़ेगा? आए जरा मैं पहले तो एक्सटेंशन को सब्जेक्ट बना लेते हैं। इस पूरे के ही को उधर ले जाएं, ये पॉजिटिव के ही हो जाएगा, और ये अप थ्रस्ट को वहां ले जाएं तो वो नेगेटिव अप थ्रस्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात सही है? अब हमने डेंसिटी बढ़ा दी जिसकी वजह से अप थ्रस्ट बढ़ गया, अप थ्रस्ट बढ़ गया है, तो मुझे बताएं इस पूरे का आंसर बड़ा आएगा छोटा आंसर आएगा? छोटा आएगा, इससे कम हो छोटा जाएगा। आएगा। छोटा आंसर आएगा ना, तो इसका मतलब एक्सटेंशन भी कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एक्सटेंशन का आंसर क्या होगा? इट डिक्रीजेस, क्योंकि जितनी बड़ी वैल्यू से माइनस करेंगे उतना अप थ्रस्ट और उतना टेंशन फोर्स कम होगी। तो अगर टेंशन फोर्स कम होगी तो एक्सटेंशन भी कम हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। सो वी हैव डन ओनली फ्यू क्वेश्चंस टुडे, बिकॉज मैंने सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवाया आप लोगों को डायरेक्टली, मैंने थोड़ा आगे पीछे की भी, मोहल्ले की भी बातें बताई कि ये होता तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। दैट्स व्हाई व्हेन आई वी आर डूइंग पेपर इट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम। सो 3 more questions are left, but इन एक्चुअल बेसिकली 2 ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो क्वेश्चन, अच्छा सॉरी 3 रह गए, 4 5 6। ये 7th क्वेश्चन जो रेडियो एक्टिविटी का होता है, अक्सर ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, बट आई वांट यू टू गिव इट अ ट्राई योरसेल्फ, एंड देन आई विल कंटिन्यू इन टुमारोज क्लास। वी कंटिन्यू दिस पेपर टुमारो एंड विल सी हाउ यू हैव डन इट। ठीक है, बट अगर आप लोगों से ये पेपर हो जाए तो और भी करके रखें, जरूरी नहीं कि इस पे रुक जाए। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे।
and I'll see you tomorrow inshallah. Okay, sir. Allah Hafiz. Allah Hafiz.